सेवेंथ क्लास की जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी है उसका 7 चैप्टर आज हम लोग देखेंगे, जिसका हेडिंग है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे जो है कि समुदाय है। इतिहास केवल राजा महाराजाओं का ही इतिहास नहीं होता है, आम लोगों का भी इतिहास होता है। और उन्हीं आम लोगों में से जनजातीय समाज जो है सो कि उसका एक अपना विशिष्ट महत्व है। एग्जाम में एसटी जो पॉपुलेशन है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 2011 का जो लास्ट सेंसस है इंडिया का, क्योंकि 2021 में कोविड सिचुएशन के कारण सेंसस वगैरह नहीं, इसमें एसटी पॉपुलेशन कितना है तो वो 8.6% है। अगर इसको नंबर्स में बात किया जाए तो 10.42 करोड़ इस देश में आपको एसटी लोग हैं। ऑब्वियसली बात है, अभी आज के समय में ये डेटा बढ़ा होगा, लेकिन आखिरी जो ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है वो 2011 का ही है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि ये सारे आंकड़े आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्या जानना चाहिए कि कौन सा राज्य है जिसमें एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश है। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो आपको मिजोरम और लक्षद्वीप में एसटी जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त और आपको क्या जानना चाहिए कि ये शब्द कहां से इवॉल्व किया है। तो पहले एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता था दलित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास, और 1935 का जो इंडिया का एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहले एक शब्द होता था डिप्रेस्ड क्लास। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, भारत सरकार अधिनियम में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही है जिसके आधार पर लगभग 50 से 60% हमारा अभी का संविधान भी लिखा गया है। ठीक है, एक अगर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे संविधान का आपसे पूछा जाए तो वो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। 1935 के इस एक्ट में क्या किया गया ना कि कुछ स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, आपको जनजातीय लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सेफगार्ड मैकेनिज्म अपनाया गया, और वहीं से इस शब्द इस्तेमाल में लाया गया एसटी, जिसका मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। ऐसे जनजातीय लोग जो आपको जंगलों वगैरह से या प्रकृति के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं। और एक और चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इंडिया की दो जो सबसे बड़ी ट्राइब्स हैं वो भील है और दूसरे नंबर पर आपको गोंड है, और ये दोनों ट्राइब आपको सेंट्रल इंडिया में प्रोमिनेंट तरीके से देखने को मिलेंगी। वेगनर की थ्योरी अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ी हुई है तो उसमें वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात करते हैं। और ये जो अंगारा लैंड है ये तो साइबेरिया के एक स्मॉल मास सील्ड से आया है, ठीक है। और ये जो गोंडवाना लैंड शब्द है, माना जाता है कि मध्य भारत में गोंड नाम से एक ऐतिहासिक राज्य था, और गोंड ट्राइब, अभी हम लोगों ने बात किया ही कि भीलों के बाद दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली ट्राइब गोंड है। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि वहीं से ये शब्द गोंडवाना लैंड उठाया गया है। तो ये कुछ चीजें थी, और जितने भी फैक्चुअल बातें हम आपको बताएं उनको आप कहीं पे नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर पे, देखिए क्या लिख रखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट। पहला चीज तो जनजातीय समाज की एक परिभाषा ही यहाँ पर वन लाइनर दे रखा है कि बड़े समाज से परे, बड़े शहरों से परे ये लोग क्या होते हैं कि प्राकृतिक परिवेश में अपने को ज्यादा बेहतर क्या कर पाते हैं, ढाल पाते हैं। ठीक है, वही सारी कहानी लिख रखी है। पशुपालक होते थे, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में अपने को इन्वॉल्व रहते थे। तो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्या लिख रखा है, पंजाब में कोई खोखर जनजाति आपको 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली। आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि आपको मध्यकालीन भारत की खोखर जनजाति किस जगह से संबंधित है, तो ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, बाद में यहाँ के गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, तो गख्खर और खोखर जनजातियां आपको पंजाब से संबंधित हैं। और इसी गख्खर जनजाति के कोई कमाल खान गख्खर थे जिसको कि अकबर ने क्या किया है, मनसबदार बनाया है।
सल्तनत काल में इक्ता प्रणाली चलती थी और उसी को जाकर के आगे अकबर ने इसकी जगह इक्ता प्रणाली की जगह क्या मनसबदारी सिस्टम बनाया। और एक मनसबदार से एक्सपेक्ट किया जाता था कि एक पर्टिकुलर जगह से वो लैंड रिवेन्यू भी कलेक्ट करेगा और साथ साथ उसके कुछ सैनिक उत्तरदायित्व भी होते थे कि राजा उससे एक्सपेक्ट करता था कि युद्ध आदि के समय आप क्या करोगे, इतने सैनिक हमको ले आकर के दोगे। ठीक है, तो मनसबदार बनाने का मतलब कि ट्राइबल लोगों को भी अकबर ने थोड़ा एम्पल रिस्पेक्ट वगैरह दिया। कुछ यहाँ पर इंडिया के ट्राइबल्स के बारे में आपको लिख रखा है। देखिए गखर और खोखर हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ इंडिया में, वो भी ये पंजाब वगैरह के आसपास का इलाका है, क्योंकि पंजाब जो है सो कि वो केवल आपको इंडिया में नहीं है, पंजाब का भी विभाजन हुआ था 1947 में और उसका आधा हिस्सा आपको पाकिस्तान के पास चला गया। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे होंगे कि ये मैप में ऊपर को दिख रहा है तो इसका रीजन यही है। बलूची लोग कहाँ पाए जाते हैं, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, एक उसका स्टेट भी है बलूचिस्तान करके। ठीक है, जहाँ के लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ की अक्सर शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है ना कि हमारा उत्पीड़न करता है। सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान ही है। हावेवर जो पंजाबी मूल के लोग हैं ये कम्प्लीटली पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं और इसी आधार पर ये लोग अत्याचारों का कंप्लेन वगैरह करते हैं। भील और गोंड हम लोगों ने देखा है कि इंडिया के सबसे बड़ी ट्राइब भील है, 2 नंबर पर गोंड है और ये सेंट्रल इंडिया में फैली हुई है। चेर लोग देख रहे होंगे आप कि ये झारखंड या बिहार की कहानी है। मुंडा, बिरसा मुंडा आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना। संथाल परगना इसको कहा ही जाता था झारखंड को, तो दैट मीन्स ये सारी ट्राइब कहाँ से, बिहार और झारखंड से संबंधित है। ठीक है, अहोम लोग जो कि म्यांमार से आए थे भारत में, इनकी कहानी है आसाम की। ठीक है, खासी आपको पता ही है, गारो खासी जयंतिया, 3 आपको माउंटेन रेंजेस हैं आपको नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में भी कहा, मेघालय में। तो वहां की एक ट्राइब है खासी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ना जिस नाम से एक पर्वत श्रृंखला है उसी नाम से वहां पर जनजाति भी निवास करती है। जैसे नागा हिल्स में आपको नागा ट्राइब मिल जाएगी, ठीक है, खासी हिल्स में आपको खासी ट्राइब मिल जाएगी। ठीक है, खोंड ट्राइब ये उड़ीसा वगैरह में पाई जाती है और इसमें आपको नर बलि वगैरह की भी प्रथा चलती थी, जिसको जाकर के अंग्रेजों ने आगे जाकर के रोका है। ठीक है, गोंडवाना लैंड हम लोगों ने बात किया ही कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की कहानी है, और वेगनर ने गोंडवाना लैंड शब्द भी इसी से उठाया है, बिकॉज गोंड लोग मध्य भारत में निवास करते थे। भील और कोली जो लोग हैं ना, ठीक है ना, भील भी आपको क्या है कि गोंड और भील हम लोगों ने देखा है कि पूरे सेंट्रल इंडिया में फैले हुए हैं। तो बीट आपको राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र या आगे एमपी या छत्तीसगढ़ या और भी इधर उड़ीसा वगैरह में भी एक सीमित मात्रा में आपको ये देखने को मिलते हैं। बेराद लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो बेराद लोग उसके नीचे और चले आएंगे तो महाराष्ट्र या कर्नाटका कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जाटवास देखेंगे तो कठियावाड़ पेनिनसुला में। ठीक है, इन सारी चीजों को आपके पास जो भी एनसीईआरटी है उसमें आप लोग मार्क करें। ठीक है, उत्तर पश्चिम में एक और ट्राइब थी जो थी बलोचों की। ये भी आपको पाकिस्तान की ही कहानी है। बलोच ट्राइब के लोग कहाँ पे अभी पाए जाते हैं, आपको पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पश्चिमी भारत में आपको गड्डी गडेरियों की एक जनजाति रहती थी। ठीक है, और उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व में आपको नागा, नागालैंड में नागा, वहीं पर नागा हिल्स भी है, और अहोम पाए जाते हैं आपको कहाँ पे, तो आसाम में। ठीक है, मुगलों ने भी आपको आसाम पे अटैक किया है, उनको आंशिक सफलता भी मिली है, लेकिन अहोम साम्राज्य ने क्या किया है कि बहुत वहां पर उनको स्ट्रांगली नहीं रहने दिया है, और कुछ ही समय में आसाम के ऊपर मुगलों का नियंत्रण जो है सो कि खत्म हो गया। ठीक है,
इन लोगों के ऊपर भी, और आसाम का ये जो इतना महान अहोम डायनेस्टी है इसके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए, सातवाहनों के ऊपर होना चाहिए, राष्ट्रकूटों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन सम हाउ हम लोगों ने क्या अभी अपना ऐसा एक पैटर्न बना दिया है कि मिडिवल हिस्ट्री मतलब केवल दिल्ली के आसपास की हिस्ट्री, केवल मुगलों की हिस्ट्री, तो उसके अतिरिक्त भी और बड़े बड़े डायनेस्टीज थे जिनके ऊपर थोड़ा हम लोगों को और ध्यान देना चाहिए और रिसर्च होना चाहिए। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में चेरो ट्राइब रहती थी, अभी जस्ट ऊपर वाले पेज में हम लोगों ने देखा। अकबर के एक प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरे लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। चेरो ट्राइब कहां पर? तो बिहार और झारखंड में, ठीक है। इनको अपने अधीन लाने का प्रयास किसने किया? तो अकबर ने किया। और स्पेसिफिक होकर के उसके किस सेनापति ने किया? तो राजा मान सिंह ने किया, ठीक है। ईयर भी 1951 दे रखा है, याद रख सकते हैं तो रखेंगे, और नहीं रख सकते हैं तो कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर नहीं है। यहां देखिए क्या लिख रखा है कि औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेरो लोगों के कई किलो पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना, और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया, ठीक है। उसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में और कौन सी महत्वपूर्ण जनजातियां रहती थी? तो मुंडा रहते थे, ठीक है। सांथाल रहते थे, सांथाल रिवोल्ट 1855 और 56 का आपको पता ही है। सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और जहानों के नेतृत्व में। और उसके अतिरिक्त 1895 ऑनवर्ड्स मुंडा रिवोल्ट हुआ है, बिरसा मुंडा और उनके एक सेनापति थे गया मुंडा के नेतृत्व में, ठीक है। यही सारे नाम जो हम आपको बता रहे हैं ना, कुछ नाम हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं। जो नहीं लिखते हैं उसको आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए, बिकॉज दिस क्लास इज ओनली कन्फाइंड टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में चूंकि नहीं लिखा हुआ है तो हम आपको नहीं बता रहे हैं, हाउएवर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि वहां पर कोली ट्राइब पाई जाती है और बेरार ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। कोली लोग जो है सो कि वो गुजरात में भी पाए जाते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई है। अभी हम लोगों ने बात भी किया था कि इंडिया की जो सबसे बड़ी ट्राइब है और ट्राइबल पॉपुलेशन इस देश में कितना है, तो 10.42 करोड़ कह लीजिए, या 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसका सबसे बड़ा हिस्सा किन लोगों के मध्य से आता है? तो भीलों के मध्य से आता है। और 2 नंबर पर गोंड ट्राइब संख्या के हिसाब से इंपॉर्टेंट, ठीक है। वही लिख रखा है कि भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी गोंड लोग बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। जो ऊपर लिख रखा था कि ये सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है, तो सेंट्रल इंडिया को एक बार आप एक्सटेंड करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वगैरह जैसी जगहें आएंगी। कुछ जो जनजातियां थी ना, उन्होंने क्या किया कि जंगलों से निकल करके ना बिजनेस वगैरह में भी हाथ साफ किया, ठीक है, बिजनेस में भी अच्छा करने का प्रयास किया। और वैसे ही एक ट्राइब का यहाँ नाम दे रखा है, और ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, इसी पैराग्राफ से एग्जैक्ट क्वेश्चन आज से करीब 5-6 साल पहले यूपीएससी ने पूछ रखा है। देखेंगे क्या लिख रखा है कि बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अभी तक की ट्राइब्स जो भी हम लोगों ने देखी है, उनका जंगलों से क्या होता है, प्रत्यक्ष आपको संपर्क होता है, और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हाउएवर बंजारे लोग व्यापारी का काम करते थे, और व्यापारी लोग क्या होते हैं कि खाना बदोश तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ग्रेजुअली मूव ऑन करते रहते हैं, ठीक है। इनका जो कारवां होता था उसको क्या कहा जाता था? टांडा कहा जाता था, ठीक है। अब व्यापारी है तो उस समय पे तो कोई न तो नेशनल हाईवेज गडकरी साहब ने बनवा दिए होंगे, और उस समय लॉ एंड ऑर्डर का भी, सिक्योरिटी कंसर्न भी रहे होंगे। एक व्यापारी अगर सामान लेकर के जाएगा तो उसके साथ लूटपाट हो जाएगा, उसका सामान छिन जाएगा, उसकी हत्या भी हो सकती है। तो ये जो बंजारे लोग जो व्यापार का काम करते थे, ये बड़े बड़े कारवों में 100, 50, 200 लोग एक साथ निकलते थे, और इनके इसी कारवां को क्या कहा जाता था? टांडा कहा जाता था, ठीक है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि बंजारों का ही इस्तेमाल
नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए क्या किया था? एक बड़ी सेना रख रखी थी, इस पे हम लोगों ने बात किया हुआ है। अच्छा, सेना के साथ क्या है कि अगर उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान को आपने अगर फुलफिल नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि वो इमीडिएटली आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देंगे। ठीक है। आम जनता के मध्य अगर विद्रोह वगैरह होता है ना, तो उसको पनपने में समय लगता है। ठीक है। जैसे भारत की आजादी को ही देखेंगे तो आम जनता के मध्य जो भी आपको आंदोलन वगैरह हुए हैं, वो एक लंबे कालखंड के गैप्स के बाद हुए हैं। ठीक है। 1930s में आप देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस हो गया, असहयोग आंदोलन 1920 का, फिर एक बड़ा आंदोलन 1942 में होता है, क्योंकि जनता इमीडिएटली इतने बड़े आंदोलन में एक साथ नहीं कूद पड़ती है। लेकिन सैनिकों की अगर मूलभूत आवश्यकताओं की आपने अवहेलना की, तो वो तुरंत आपके खिलाफ हथियार उठा लेंगे। अगर आप देखेंगे तो 1953 के बाद, 54 के बाद कुछ ऐसे काम अंग्रेजों ने गड़बड़ किए हैं, जिनके आधार पर बहुत जल्दी क्या हुआ है कि ब्रिटिश सेना में असंतोष फैला है, जिसकी अंतिम परिणति हमको 1857 के रिवोल्ट के तौर पर देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को यह भी इंश्योर करना था कि उसके नगरों में पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध रहे, ताकि सेना वगैरह की जो भी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि इन्हीं बंजारे लोगों को यूज करता था अलाउद्दीन खिलजी, किस चीज के लिए? आपको बाजारों तक अनाज ढुलवाने के लिए। इन बंजारों का वर्णन किसने किया हुआ है? ठीक है, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी या पीटर मुंडी ने किया है, उसको मार्क करेंगे। एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकते हैं। टांडा लिखी रखा है, जो कि उनके कारवां वगैरह को कहते थे। पूंड जनजाति क्या करती थी? एनसीईआरटी के इमेजेस भी आपको थोड़ा क्लोजली देखना चाहिए। हो सकता है कि आपने सारी एनसीईआरटी पढ़ी और वहीं बगल में एक छोटा सा उन्होंने इमेज दे रखा है और उस इमेज को आपने इग्नोर कर दिया, और ये इमेजेस से तो अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन या बीपीएससी क्वेश्चन पूछते रहते हैं। पूंड जनजाति हम लोगों ने देखा कि कहाँ की है, उड़ीसा की है। थोड़ा हम लोगों ने बात भी किया कि इनमें आंशिक तौर से नरबली की प्रथा भी प्रचलित थी, और ये लोग किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए जाने जाते थे। देख सकते हैं कांस्य का एक मगरमच्छ इन लोगों ने बना रखा है। अब जैसे जैसे बाकी लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन बढ़ा है, समाज के बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ी हैं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता हुई है। ठीक है। दूसरी छोटी छोटी जातियां उभरने लगी हैं। उदाहरण के तौर पर इवन ब्राह्मण्स के बीच भी नई जातियां सामने आई हैं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में सम्मिलित कर लिया गया और उनको जातियों का दर्जा दे दिया गया है। और शिल्पियों में जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री आदि हो गए, उनको भी इवन ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई है, और वर्ण के बजाय जाति अब समाज के संगठन का आधार बनती जाती है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये किस चीज के ऊपर है? आपके फंक्शनल या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के ऊपर है। इसी में आगे जाकर के एक विसंगति बनती है, जिसको हम लोग जाति प्रथा के तौर पर जानते हैं। वर्ण व्यवस्था वॉज नॉट सो बैड, इवन इट वॉज गुड इन सम एस्पेक्ट। महात्मा गांधी, अगर आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाए कि महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के तो प्रबल विरोधी थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, तो आपको अपनी जगह से नहीं उछलना चाहिए, बिकॉज गांधी जी का जेन्युइनली मानना था कि वर्ण व्यवस्था जो कि प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के आधार पर, आपकी कार्यगत विशेषज्ञता के आधार पर बनाई गई है, विच इज गुड। और लॉन्ग रन में समाज के अच्छे से संचालन के लिए क्या करना चाहिए कि सारे लोगों को अपने अपने कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। और इसी में आगे जा करके जाति व्यवस्था के तौर पर एक विसंगति आती है, जिसमें लोगों की पहचान उनके कर्मों से न होकर के उनके जन्म और जाति से होने लगी है। ठीक है ना? तो ऐसा ही कुछ आपको यहां भी देखने को मिलता है। ट्राइबल्स में भी जाति अब संगठन का आधार बनती है।
और जो भी कुछ कुछ लड़ाकू ट्राइब्स वगैरह रही होंगी, जो भी लड़ने में कैपेबल लोग रहे होंगे, उनको भी राजपूतों के तौर पे या क्षत्रियों के तौर पर समाज में मान्यता मिल गई होगी। ठीक है। गोंड ट्राइब के बारे में देखिए, गोंड ट्राइब क्या है। अभी हम लोगों ने बात किया कि गोंडवाना लैंड नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, स्थानांतरीय कृषि करते थे, अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। हैं? स्थानांतरणीय कृषि क्या होती है, इसमें क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कि जंगल में उस समय तो क्या हो रहा होगा कि पॉपुलेशन बहुत कम रहा होगा, अभी के समय की तरह जमीन की अंधाधुंध आपको मांग नहीं रही होगी, पॉपुलेशन रिलेटिवली कम था। तो ये लोग क्या करते थे कि जमीन के एक टुकड़े में आग लगा देते थे जंगल में जा करके, और जब वो जगह साफ हो जाती थी तो वहां पर खेती करते थे। कोई ये खाद पानी वगैरह सिंचाई वगैरह नहीं इस्तेमाल में लाते थे। और ऐसे करके क्या होता था कि कुछ समय में 4-5 सालों में उस जगह की उर्वरकता नष्ट हो जाती थी, अब वहां से फसल वगैरह नहीं ली जा सकती थी। तो अब ग्रेजुअली ये एक दूसरे लैंड के तरफ मूव ऑन कर जाते थे, वहां इस सेम प्रक्रिया को लोग दोहराते थे, और ये जो प्रोसेस था वो कंटिन्यूअसली चलता रहता था। तो स्थानांतरीय नाम का ही मतलब है कि स्थानांतरण हो रहा है। किस जगह का स्थानांतरण हो रहा है, तो उस जमीन का स्थानांतरण हो रहा है जिस पर कृषि कार्यों का संपादन किया जाना था। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी मार्क करेंगे कि अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है। अकबरनामा में गोंड ट्राइब को उल्लेखित है और इनके एक राज्य गढ़ कटंगा की बात की गई है, और बताया गया है कि इसमें क्या किया गया था, तो लगभग 70,000 गांव थे। यहाँ पर दे भी रखा है स्थानांतरणीय कृषि के बारे में कि किसी वन्य प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था, उसकी राख में ही फसल बो दी जाती थी, और जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती होगी तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ कर लिया जाता था, और इसी तरीके से यह प्रोसेस चलते रहता होगा। उस समय जमीन की उतनी कमी नहीं होगी। आजादी के समय भी इवन देश का पॉपुलेशन अगर 37 करोड़ था, तो एक इतिहासकार ने अंदाजा लगाया है कि इस कालखंड में देश का की जो अनुमानित आबादी कुछ 15-18 करोड़ रही होगी। तो 15-18 करोड़ लोगों के लिए एम्पल लैंड रहा होगा, जमीन के लिए उतनी मारामारी नहीं होगी, और एक जगह से बहुत इजीली आप दूसरी जगह पे स्विच कर सकते होंगे। इनकी भी अपनी प्रशासनिक इकाई वगैरह होती थी, उसको देखेंगे। इनके 84 गांव की इकाई को क्या कहा जाता था, 84 कहा जाता था। और इन 84 गांवों की जो इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी, उसका उप विभाजन होता था बरहोतों में। पहले 84 गांवों की एक प्रशासनिक इकाई जिसको कि 84 कहा गया, और इसी में फर्दर 12-12 गांवों का आपको डिवीजन बनाया गया अन्य आगे चल के प्रशासनिक सुविधा के लिए। इसको आपको बरहोत कहा गया है। एग्जाम में आपसे सिंपली इतना पूछ देगा कि बरहोत और 84 क्या है, तो ये दोनों आपको क्या थे, तो प्रशासनिक सुविधा के लिए गोंड जनजाति में आपको ये प्रशासनिक यूनिट्स थे। ठीक है। एक ऐसे ही गोंड राज्य की यहाँ पर चर्चा की गई है कि गढ़ कटंगा के गोंड राजा थे अमन दास। इन्होंने किस चीज की उपाधि धारण की, तो संग्राम शाह की। संग्राम मतलब देखिए युद्ध वगैरह का आपको इससे क्या मिलता है, हिंट मिलता है। और अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जनजातीय समाज में भी आपको राजपूतों वगैरह का दर्जा दिया जाने लगा। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया है। गोंड कटंगा का फेमस राजा अमन दास, ठीक है, इसने किस चीज की उपाधि धारण की, संग्राम शाह की। इसका कोई बेटा था दलपत, और दलपत ने क्या किया कि महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री दुर्गावती से विवाह किया।
अब ये महोबा जहाँ के आल्हा उदल वगैरह रहे हुए हैं, ये आपको बड़े अच्छे राजपूतों में से गिने जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि राजपूतों में इन ट्राइबल लोगों का भी शादी विवाह हो रहा है। तो डैट मीन्स इस चीज की सामाजिक मान्यता बन गई थी कि ट्राइबल पॉपुलेशन में से भी कुछ लोगों को राजपूतों के तौर पर समाज ने क्या किया था, रिकॉग्नाइज कर लिया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और इनकी जो वाइफ थी दुर्गावती, जो चंदेल राजपूतनी थी, ठीक है, इसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमाल संभाली है। जो दलपत हैं इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद इनकी जो रानी दुर्गावती थी, उनके पुत्र का नाम आपसे पूछ देगा तो वीर नारायण था। और चूंकि ये आपको वयस्क नहीं थे, अल्प वयस्क थे, दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि रानी दुर्गावती ने अपने बेटे के नाम से रूल करना शुरू किया। हावेवर 1565 में एक दुष्ट व्यक्ति आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। अच्छा, 1565 की बात की जा रही है, तो 1556 से लेकर के 1605 तक कौन सा मुगल रूल करता था, तो ये अकबर रूल करता था। तो अगर ये पूछा जाए कि दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया, हो सकता है कि आसिफ खान का एग्जैक्ट नाम न दिया हो, मुगल एम्परर का नाम दिया हो, तो उसमें हमको किसको ऑप्ट आउट करना है, अकबर को चुनना है। तो आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन ऑफ कोर्स जो मुगल माइट है उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज रहे होंगे, ज्यादा वो इक्विप्ड रहे होंगे, जनजातियों के मुकाबले उनके पास ज्यादा एडवांस हथियार रहे होंगे। तो इसीलिए रानी दुर्गावती को हारना पड़ा और उनकी हार हुई और उन्होंने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा, ठीक है। और उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ ही मारा गया। रानी दुर्गावती को इस चीज के लिए भी भारतीय इतिहास में याद किया जाता है, सर्वोच्च बलिदान के लिए, कि उन्होंने अपना राज्य किसी पर शासक के अधीन देने से मना कर दिया और एक प्योर राजपूतन महिला की तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वो क्या हुई है, मर गई है। यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, मुगल लोग गोंड प्रदेश पर क्यों कब्जा करना चाहते हो। अब इसको थोड़ा अगर आप लोग सोचेंगे तो मुगलों वगैरह की इनिशियल कहानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की थी। इनको साउथ इंडिया पे भी कब्जा करने का शौक था। देखेंगे कि औरंगजेब के समय में इन्होंने साउथ इंडिया को बड़े कंप्लीट तरीके से कॉन्कर किया है। तो दोनों जगहों के बीच में आपको यही इंडिया, सेंट्रल इंडिया आता है। और सेंट्रल इंडिया में क्या था कि एक तो इनको अगर आपने जीत लिया तो यहाँ से लैंड रिवेन्यू भी मिलेगा, अपनी सेना में भर्ती करने के लिए अच्छे योग्य सिपाही भी मिलेंगे और निष्कंटक तरीके से आप साउथ इंडिया की तरफ मूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो केवल पढ़िए ही नहीं, ऐसे जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी आपसे पूछता है उसके खुद से आंसर्स वगैरह भी बनाने का प्रयास करिए, आपके मेंस आंसर राइटिंग में वो चीजें काम आएगी, ठीक है। अहोम लोगों की चर्चा की गई है फिर कि ये लोग म्यांमार से आकर के 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्रा घाटी में आ बसे, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा घाटी मतलब क्या समझना है हमको, कि असम समझना है, ठीक है ना। और इंडियन पॉलिटी में इतना हम लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा कि असम ही एक राज्य था नॉर्थ ईस्ट में, जिसको डिवाइड करके फर्दर बहुत सारे राज्य वहां पर बनाए गए हैं। 7 सिस्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट आसाम है। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का अंत करके नए राज्य की स्थापना की। वहां के भूस्वामी भूया सिस्टम चलता था, उसको उन्होंने खत्म किया, एबॉलिश किया और उसकी जगह अपना उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। इनको दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। वे बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई। रीजन सारे वही होंगे जो रानी दुर्गावती के केस में हम लोगों ने बताया। हाउएवर
लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक नहीं बना रह सका। ऐसा नहीं है कि मुगल लोगों ने उसको क्या किया कि कंप्लीटली कॉन्कर कर लिया, हमेशा के लिए जीत लिया। अहोम हमेशा से मुगलों के लिए परेशानी का सबक बने रहे। किसी क्षेत्र पर इनका आधिपत्य होता था, फिर ये लोग छापामार युद्ध के द्वारा क्या करते थे, मुगलों को वहां से पीट करके भगा देते थे। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था और राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उनको क्या कहते थे, पाइक कहते थे। ये पाइक भी देखिए यूपीएससी पूछा हुआ है, ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि राज्य को कर के तौर पर क्या करेंगे, आप मेरे लिए काम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए स्टेट इज नॉट गोइंग टू पे यू अ सिंगल पेनी। और इसी सिस्टम को क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में इवन एक जनगणना भी की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इस जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को बसाया जाता था, ठीक है। तो सोचिए कि आज के समय में जो मेयो और रिपन के समय से जो जनगणना शुरू हुई है आधुनिक समय में, इसको भी आप देखेंगे तो अहोमों ने अपने समय में करवाया था। और डेमोग्राफिक बैलेंस बनाने के लिए वो लोग क्या किया है उन्होंने, कि एक बार जब उनकी जनगणना संपूर्ण हो गई है तो जो भी सघन आबादी वाले इलाके हैं ना, वहां से कम आबादी वाले इलाकों में क्या किया है कि आपको लोगों को शिफ्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने क्या किया है ना कि बहुत स्ट्रेटजिकली ये जो कश्मीर वाले इश्यूज पे क्या किया है कि पहले क्या होता था कि कश्मीर में लोगों के पास, जो आम भारतीय थे, उनके पास जमीन वगैरह खरीदने का अधिकार नहीं होता था। इसके कारण वहां पर क्या हो रहा था कि डेमोग्राफिक जो है सो कि तौर पर वहां अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम भी हो रहा है तो इसके कारण क्या होता था कि वहां पे लोग कम ही रह जाते थे, क्योंकि बाहर से लोग वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते थे। इसी चीज का फायदा आतंकवादी उठाते थे, घुसपैठ वगैरह करते थे। बट होपफुली ये नीति चेंज होने के बाद आप देखेंगे कि वहां पर बेहतर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे भी कम आपको आबादी देखने को मिलेगी, अहोमों ने बहुत स्मार्टली क्या किया कि उस जगह से दूसरी जगह पर लोगों को शिफ्ट कर दिया, ताकि एक स्थान विशेष के नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़े और कहीं के अनयूज नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लोग क्या करें, बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाए। और उसी इस्तेमाल के आधार पर आप क्या करेंगे कि आप हमको बेहतर टैक्स वगैरह भी दे पाएंगे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था और इनके कुलों को क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते ब्राह्मणों के प्रभाव में वृद्धि हुई है और वहां पर बहुत प्रोमिनेंट तरीके से क्या हुआ है, हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया है। इसी डेमोग्राफिक डिस्टरबेंस के कारण आप देखेंगे ना तो कुकी और मेइती की जो समस्या अभी हुई है, जिसके कारण मणिपुर को हिंसा के एक दुष्चक्र में जलना पड़ा, इसके मूल में भी यही चीज कहीं ना कहीं थी, ठीक है। तो यहां लिख रखा है कि 17वीं शताब्दी आते आते जो हिंदू रिलीजन है वहां पे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से फैल गए, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि किस बुक में अहोमों की चर्चा है, ठीक है ना, अब चूंकि ब्राह्मण अगर रिलीजन वहां फैलेगा तो संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का क्या किया जाएगा, स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा। और बुरुंजी नामक एक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस किताब में आपको अहोम साम्राज्य के बारे में चर्चा मिलती है तो बुरुंजी में आपको ये सारी चर्चा देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें इस चैप्टर में आपको दी गई हैं। इसके अतिरिक्त मंगोलों के बारे में देखिए क्या लिख रखा है। मंगोलों का ओरिजिन किस जगह पर था, मंगोलिया में था, ठीक है। पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति ये लोग मंगोल थे इनिशियली। मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपी और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में वो बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान रूल करना शुरू करता है और उसकी मृत्यु कब होती है, 1227 में। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि चंगेज खान किस कालखंड से किस कालखंड तक रूल करता था तो 1206 से लेकर के 1227 तक रूल करता था। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि जब मंगोलिया में या मंगोलों में चंगेज खान रूल करता था
उस समय सल्तनत काल के अंतर्गत कौन सा शासक रूल कर रहा था इंडिया में, इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इस चैप्टर में दी हुई हैं, और ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।